दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कोलख्या आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के बीच में से साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अभी हालत ये हो गई है कि उनका इंतजार किया जा रहा था कि वे आएंगे और मुक्ति दिलाएंगे। मेरा मतलब है इजराइल से। इजराइल के जो शासनाध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, वे उम्मीद कर रहे थे कि वे आएंगे और आकर के उनका साथ देंगे, यानी कि ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अभी तो उन्होंने कह दिया है कि अभी समय लगेगा, अभी वक्त लगेगा, अभी शायद 2 हफ्ता का वक्त लग जाए। यानी कि तब तक जब तक वो आएंगे तब तक तो खाक में मिल जाएंगे। अब ऐसी बातें चल रही है। देखिए, पहले भी अमेरिका के साथ लोग कहते हैं कि न दोस्ती भली न दुश्मनी भली। अब उन्होंने उनसे दोस्ती की, उन पर भरोसा किया और ईरान पर आक्रमण कर दिया। अब ईरान की जो ताकत थी, ईरान की जो हैसियत है, ईरान की जो स्थिति थी, उसका उन्होंने सही सही आकलन नहीं किया। और जो आकलन किया वे इस भरोसे पर रहे होंगे कि आएंगे, वली आएंगे और उनका उद्धार कर देंगे, और उस पर उन्होंने भरोसा किया। भरोसे का नतीजा ये है कि वो इंतजार कर रहे हैं। सुना है अमेरिका में भी लोगों ने काफी विरोध किया है कि ईरान और इजराइल के झगड़े में वो इजराइल के बहकावे में ट्रंप ना आए, और बहकावे में न आने से ही अमेरिका की भलाई है। उधर रूस के, रशिया के जो कर्ता धर्ता हैं, पुतिन साहब, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी कहा कि इसमें टांग फंसाने के पहले, इसमें कूदने के पहले 25 बार मैंने बार बार सोच ले अमेरिका, यह विनाशक होगा। उधर चीन के जो कर्ता धर्ता है जिनपिंग साहब, तो उन्होंने भी इशारा कर दिया और दोनों ने पहले बात की। रूस और चीन के नेताओं ने पहले आपस में बात की और यह बताया कि भाई ये ठीक नहीं है, और आपस में पहले जो उन लोगों की बातचीत इस विषय पर हुई हो। लेकिन अभी जो बातचीत हुई उसके बाद जो दोनों ने अलग अलग अपनी अपनी बात कही, और उसका कुल मिलाकर आशय ये था कि अमेरिका इस जंग में न कूदे, और नहीं तो खतरा काफी बढ़ सकता है। खुद अमेरिका के लोगों ने ट्रंप को बार बार याद दिलाया है कि अमेरिका ने वादा किया था, यानी कि ट्रंप ने वादा किया था अपने चुनाव प्रचार के दौरान कि वे युद्ध मुक्त बनाएंगे, और जो मागा कंसेप्ट था, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसका भी कंसेप्ट यही था कि दूसरों के मामलों में टांग न फंसा करके अमेरिका की उन्नति के बारे में सोचा जाए, अमेरिका का विकास किया जाए। लेकिन नेतन्याहू साहब ने ट्रंप साहब पर भरोसा किया। पता नहीं उनका भरोसा किन बुनियादी आधारों पर टिका हुआ था या बना हुआ था, लेकिन उन्होंने भरोसा किया और भरोसा करके एक भयानक युद्ध में वो कूद पड़े। इससे इजरायली जनता को जो कष्ट हो रहा है वो तो हो ही रहा। इजरायली जनता को तब भी बोलना चाहिए था जब फिलिस्तीन में, जब गजा पट्टी में इतना भारी कोहराम मचाया गया, इतने सारे लोगों की हत्याएं हुई, और आज उनको अंतर्राष्ट्रीय कानून की याद आ रही है, आज उनको मानवाधिकारों की याद आ रही है। पहले भी बोलना चाहिए था कि नहीं, ये मानवाधिकार के अनुकूल ये सारी बातें नहीं हो रही है, लेकिन तब तो खामोश रहे। और अब जब ये कह रहे हैं हमारे जो ईरान के जो कर्ता धर्ता हैं, वे कह रहे हैं, यानी कि मेरा आशय खामनेई साहब से है, वो कह रहे हैं कि जो लोग ईरान को धमकी देते हैं वे जानते नहीं हैं वे कि ईरान के लोग धमकियों से नहीं घबराते हैं, और उनको धमकियों की भाषा में उनसे बात नहीं की जा सकती है। अभी एक बयान यह भी आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि अभी खुला हुआ है, अभी बातचीत हो सकती है, अभी भी टेबल पर वो आ सकते हैं और डील पर साइन कर सकते हैं। डील यानी कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अब तो ऐसा लगता है, और पूरी दुनिया इस बात को सोच रही है कि ईरान की पहले योजना थी कि नहीं थी वो एटम बम बनाने की, परमाणु हथियार को हासिल करने की। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने और अमेरिका ने उसे दबाव में लेने की कोशिश की है, अब उससे तो लगता है कि उसे अपना इरादा और मजबूत करना होगा कि उसके पास परमाणु बम होना ही चाहिए।
और पता नहीं वो क्या करेगा। वैसे मेरी मान्यता तो यह है, बल्कि अधिकांश लोगों की मान्यता यह है कि परमाणु बम का अस्तित्व दुनिया से खत्म कर दिया जाना चाहिए और किसी को भी परमाणु बम रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सिर्फ ईरान को ही नहीं, किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग इस बात पर दबाव डालते हैं वे खुद अपने पास परमाणु हथियार का जखीरा रखे हुए हैं और दूसरे पर दबाव डालते हैं कि आप परमाणु बम न रखें। अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल एक नया शब्द चल रहा है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बात न की जाए। न्यूक्लियर बम को शील्ड के रूप में, अपने बचाव के रूप में लोगों ने विकसित किया था कि हम पर कोई आक्रमण करेगा तब हम उसका जवाब देंगे, और इस तरह के कई समझौते भी हैं। सुना है कि ईरान तो जो एनपीटी है उसमें जो बम नहीं बनाने का या बम के शांतिपूर्ण, परमाणु के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की बात है, उस पर उसने भी साइन किया था। कभी साइन किया था? अब इजराइल के पास क्या है? नहीं है। इजराइल तो कभी किसी को निरीक्षण करने दिया नहीं, और ना आका ने दबाव डाला कि निरीक्षण आपको करने देना होगा। पूरे इतिहास में नहीं जाए तो भी इजराइल में तो जो यहूदियों को, जो एक जो गृहहीन थे, जिनको राष्ट्र नहीं था, उनको जब राष्ट्र की सीमा दी गई और राष्ट्र का आवंटन उनके लिए हुआ, तो उसके साथ ही यह बात थी कि वह मध्य पूर्व में शांति को बहाल रखेंगे और मध्य पूर्व की जो सांस्कृतिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसमें कोई बेजा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई गलत हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन वे कब बाज आए? वे तो बाज आए नहीं। और देखिए, ये सब घटा रूस के, मैं फिर कह रहा हूं कि सोवियत संघ के ढहने और अमेरिका के इजराइल में दखल के बढ़ते जाने का अपना एक क्रमिक विकास है, क्रमिक संबंध है। उस संबंध को भी समझना होगा। तो अब रूस और चीन ने इस मामले में जब अपनी बात कही है, तो निश्चित रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बार बार इस बात को सोचना होगा कि वे इस लड़ाई में शामिल हों या न हों। अप्रत्यक्ष रूप से तो वो शामिल हैं। अब बात सीधे सीधे उसमें कूद जाने की है। अमेरिका को अभी भी वक्त है, ये सोचना चाहिए। अमेरिका के लोग सड़कों पर हैं, व्हाइट हाउस के सामने सुनाए प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, वो चीज व्हाइट हाउस में, जिस व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने मुनीर साहब को बुला करके उन्होंने लंच दिया, और वर्किंग लंच तो वो कर चुके। अब पता नहीं उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था वर्किंग लंच कराने के लिए, लेकिन जो वर्किंग लंच तो वो कर चुके। अब वर्किंग लंच जब उन्होंने कर लिया है, तब उन्होंने देखा कि अब ये हमारे पास बिल्कुल नजदीक आ गया है। तो जाहिर है कि ऐसे में उनको ये सोचना होगा कि पाकिस्तान का क्या वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, पाकिस्तान को इस लड़ाई में क्या उसको भी शामिल करना चाहते हैं। खुद उनकी तो यह स्थिति है। कुल मिला के मामला यह है कि अभी काफी अफरा तफरी मची हुई है और वहां इंतजार हो रहा है। जब तक वो इंतजार करेंगे, वो उनका फैसला होगा, तब तक तो लगता है कि इजराइल का बेड़ा पार कर देगा हमारा जो ये क्या नाम है, खामनेई साहब, जो ईरान के करता धरता है। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया को फंसा दिया गया है कि जहां लगता है हर कोई एक आशंका में जी रहा है। हर किसी को लग रहा है कि भरोसा समाप्त हो गया है, एक दूसरे पर कोई भरोसा रहा ही नहीं। तो जब भरोसा नहीं रहा तो वो क्या किया जाएगा? तो ये स्थिति है। इस स्थिति में कैसे कोई काम करे, यह देखने की बात है। और देखने की बात यह भी है कि हम कैसे इस बात को कबूल कर लेंगे कि एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी राष्ट्र को कमजोर समझकर उस पर आक्रमण कर दे। ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा ही अगर हो रहा है तो पूरी दुनिया को इस पर सावधान रहना चाहिए। भारत की नीति क्या होगी, भारत सरकार की नीति क्या होगी, वह तो भारत सरकार अपना फैसला करेगा। लेकिन जिस ढंग से भारत सरकार के पीछे, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे जिस प्रकार से ट्रंप साहब पड़े हुए हैं, वह किसी भी राष्ट्रीय संप्रभुता को अपमानित करने के लिए बहुत काफी है। उन्हें सोचना चाहिए कि भारत का मतलब जो वो समझ रहे हैं। हालांकि अभी दुनिया में एक बात और भी चल रही है, मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं कि जब से ये ग्लोबलाइजेशन का चक्का उल्टा घूमना शुरू हुआ, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई,
तब से जो नया राष्ट्रवाद लौट के आया है यह और खतरनाक है और अधिक क्रूर है, अधिक क्रूरता के साथ लोगों को रौंदने की कोशिश कर रहा है। ये ठीक है कि हर किसी को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को तय करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी दूसरे देश को या अपने देश के ही लोगों को इस प्रकार से उसके अधिकारों को, उसके सभ्य और बेहतर नागरिक जीवन जीने के हक को समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसको अवरोधित नहीं किया जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है, लेकिन लगातार यही कोशिश हो रही है। तो ये जो लौटता हुआ ग्लोबलाइजेशन है, इसके बाद जो राष्ट्रवाद का नया स्वरूप विकसित हुआ है, यह तो अंधराष्ट्र से भी अधिक खतरनाक लग रहा है। और जाहिर है कि पूरी दुनिया जब विश्व युद्ध की आशंकाओं को इसके बीच में पढ़ रही है तो लोग एकदम अफरा तफरी मची हुई है। हजारों बच्चे हैं जिनकी शिक्षा, स्कूल बंद हो गया, हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई पर तो असर पड़ा ही, जीवन पर भी असर पड़ गया। पूरे देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है वो तो देख ही रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है LFPR जिसको बोलते हैं, वो लगातार निरंतर घटते जा रहा है। विषमता की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक प्रकार का आर्थिक युद्ध तो दुनिया में चल ही रहा था, अब ये हथियार का युद्ध इन्होंने शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अब क्या कहा जा सकता है, लेकिन अभी देखिए कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है और इस बार लगता है कि निर्णायक लड़ाई की स्थिति में देश या दुनिया पहुंच रहा है। अब भारत में भी अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंधु, बड़े मिलते जुलते नाम हैं। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत छात्रों को लाया गया, तो ये संतोष की बात है, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? उनकी पढ़ाई, उनका अध्ययन तो बाधित हुआ। कुछ फाइनल ईयर में थे, कुछ फाइनल में पहुंचने वाले थे, तो यह तो हुआ। इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? कहने का मतलब यह है कि जब आप ऐलान जंग करते हैं, जब आप युद्ध करते हैं, जब आप बमबारी की स्थिति लाते हैं दुनिया में, तो पूरी मानवता चीख जाती है। तो उसके कहां कहां और कितने प्रभाव पड़ते हैं, छोटे बड़े और तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, इसका आकलन भी विश्व नेताओं को नहीं होता है। क्या वे लोगों की भलाई की बात नहीं सोचते हैं? नहीं सोचते कि लोगों की जिंदगी में इसका क्या असर पड़ रहा है, क्या पड़ेगा? ठीक है कि ईरान को परमाणु रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपको क्या इसके माम अगर वह परमाणु हथियार रखता है तो इस बहाने क्या आपको आक्रमण करने का अधिकार है? क्या हुआ था इराक में? आज इराक में अमेरिका सीधे कूदा था, लेकिन इस बार उसने इजराइल का इस्तेमाल किया है और इजराइल को यह बात समझ में नहीं आ रही। वो अपनी गद्दी बचाने के लिए पूरी दुनिया को जोखिम में डाल रहे हैं और अमेरिका का इसमें क्या हित हो सकता है? इसलिए अमेरिका के लोग बार बार इस बात का विरोध कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया में जिन लोगों का विवेक अभी समाप्त नहीं हो गया है, जो पूरी तरह से विवेकहीनता की चपेट में नहीं पड़ गए हैं, वे तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे। तो जाहिर है कि जब विरोध हो रहा है तो उसकी भाषा को समझना चाहिए और यह नहीं मानना चाहिए कि हर बात को यह कह के उड़ा देना कि नहीं, अपनी जिद के आगे, अपने अहंग के आगे, जिस प्रकार वो G7 से लौट करके आए थे और लौट करके जब वो आए, हमारे प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई थी। हमारे जो विदेश सचिव हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री से जो उनकी बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, आधे घंटे से अधिक की बातचीत हुई, उसमें उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि भारत के मामले में किसी को, तीसरे पक्ष को, भारत और पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे पक्ष को दखल देने का या युद्ध विराम कराने का या सीज फायर कराने का अधिकार नहीं है। यह भारत का अपना फैसला है और इसे अपने तरह से भारत ने किया और इसे मिलिट्री स्तर पर, सैन्य स्तर पर इसे किया गया, इसे नागरिक नियंत्रण ने माना। लेकिन ठीक फिर उसका थोड़ी देर के बाद उन्होंने साबित कर दिया, ट्रंप ने फिर बोल दिया कि उन्होंने ही करवाया है। कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते हैं। हम तो अपने प्रधानमंत्री पर यकीन करना चाहते हैं, हम अपने विदेश सचिव पर यकीन करना चाहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री अपने मुंह से ये बात कहे होते तो कुछ अधिक विश्वसनीय, कुछ अधिक भारी होता और इसका असर ट्रंप महोदय पर भी जाता, इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय अनुगूंज होती। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। विक्रम मिश्री साहब के मुंह से ये बात कहलवाई गई है, उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी हम उन पर यकीन करते हैं कि क्योंकि वे हमारे देश के अधिकारी हैं, वे हमारे विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव हैं। लेकिन
बार बार वो ऐसा कह रहे हैं। तो इससे सच क्या सच है क्या झूठ है यह तो अलग बात है, लेकिन इतना तय हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ ही खड़े हैं, और अगर प्रधानमंत्री हमारे साथ यानी कि देश के साथ भी खड़े हैं ऐसा मानकर चलते हैं। लेकिन खैर अभी यह देखिए कि इजराइल की हालत क्या हो गई होगी। लगातार उस पर हमले हो रहे हैं, ईरान के हमलों को संभालना उसके बूते की कहीं से बात नहीं है, और वो चाह रहा है अभी फोर्ड लैब की बात हो रही है, फोर्डो लैब की, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही हस्तक्षेप करके उसे नष्ट कर सकता है, किसी को नष्ट करने की जो इतनी जल्दबाजी है। ऐसा लगता है खामनेई साहब की मुद्रा से, उनकी बातचीत से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, कि अगर उन्हें समझाया गया होता, उनसे सही तरीके से बात होती, तो शायद वे अपने कार्यक्रम को रोक सकते या रोकने पर विचार करते। कई दौर की बातचीत तो हो चुकी, लेकिन बार बार दबाव में लाने की स्थिति किसी भी देश को, कोई भी स्वाभिमानी देश इस दबाव को स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत भरोसा था, बहुत यकीन था कि अमेरिका उनका साथ देगा, और होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उनको तो भरोसा होना ही चाहिए था। लेकिन गलत काम के लिए भरोसा करना तो बहुत गलत साबित हो गया। बार बार मुझे गालिब का वो शेर याद आता है कि तुझे हम बली समझते जो न वाला ख्वार होता। उन्हें हम बहुत बड़ा आदमी समझते अगर उन्होंने इस तरह से नहीं किया होता। वाला खार उसे बोलते हैं जो अपने होश में नहीं रहता है, जो अपनी कही हुई बातों पर नहीं टिकता है। वली मतलब सिद्ध पुरुष, शक्तिशाली आदमी, शक्तिशाली, तो उसे बहुत विश्व स्तर पर शक्तिशाली समझा जाता अगर वह ऐसा किया होता उन्होंने, गलत सलाह न दी हुई होती, या गलत सलाह के पीछे उन्होंने भरोसा नहीं किया होता, उन्होंने वैश्विक स्थिति का साफ साफ इशारा किया होता। अभी 2 हफ्ता का समय मांगा है, कहा है कि 2 हफ्ता का समय लग सकता है, क्या पता इसमें भी कोई चाल हो, इसमें भी कोई कूट वार्ता हो, कोई कूटनीति का कोई संदेश हो, कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना कहना बिल्कुल साफ साफ जरूरी है कि विवेक का कोई इलाज नहीं है। अगर राष्ट्र प्रथम है आपके लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए, तो दूसरे राष्ट्र पर किसी प्रकार का आघात पहुंचा करके कोई भी राष्ट्र आज की तारीख में समझता है वह सुरक्षित रहेगा, तो बहुत मुश्किल है। अभी देखिए कि युद्ध की परिभाषा ही बदल गई, युद्ध के वातावरण बदल गए हैं। जिस ढंग से यूक्रेन ने रूस पर आक्रमण किया अपने ड्रोन के माध्यम से, और जो तहस नहस और जो तबाही मचाई है, कोई कल्पना कर सकता था कि ड्रोन के माध्यम से इतनी सारी बातें हो सकती? हाँ, बड़े लोग कल्पना कर सकते थे। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी ने कई बार कहा कि अब इस ड्रोन के हमले को, ड्रोन की भाषा को हमें बार बार समझनी चाहिए, उसकी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। लेकिन हम और हमारी सरकार अपने ढंग से अपनी बात को सोचती है और अपने ढंग से वह फैसला करती है, और सर्वदलीय मीटिंग नहीं हो रही है अपने यहाँ। जो भी कहना है सर्वदलीय मीटिंग में जाकर के कहना चाहिए, संसद में कहना चाहिए। संसद की एक सत्ता है भारत में, संसद की सत्ता को व्यक्ति की सत्ता में या किसी पद की सत्ता में उसे लघुमित कर देना, रिड्यूस कर देना या रिड्यूस करने की कोशिश बहुत भयानक है। मुझे तो कई बार लगता है, और पता नहीं आप ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, कि जब राष्ट्रवाद आया, जब राष्ट्रों का निर्माण हो रहा था, तो राष्ट्रवाद आया, जनता का समर्थन उसे मिला, लोकतंत्र और मानवाधिकार, और मैग्ना कार्टा से जोड़ करके आज तक के इतिहास को देख लीजिए, लोगों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए लोकतंत्र आया, चुनाव आए। लेकिन इन सबों में जैसे धीरे धीरे इनको निष्प्रभावी बनाने की कोशिश की गई, और अब यह लौटता हुआ, घूमता हुआ, वापस होता हुआ जो भूमंडलीकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन है, वह लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने पर आमदा दिखता है। ये तमाम परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को आप याद कीजिए, और फिर एक बार गालिब को याद करते हैं उन्हीं शब्दों के साथ कि तुझे हम वली समझते जो न वादा ख्वार होता। लेकिन ये तो वादा ख्वार लोगों का समय है, यानी कि बेहोश, अपनी बात पर न टिकने वाले लोगों का समय है। हर बार हमें ठगा जा रहा है, तो जनता को ठगना सही नहीं है। आप देख रहे हैं
द फाउंडेशनल इंडिया। हम इसमें बात करते हैं कुछ मौलिक बातों पर, कुछ बुनियादी बातों पर बात करते हैं, क्योंकि अगर फाउंडेशंस हमारे ठीक रहेंगे तभी हम आगे ठीक रह सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, और आपसे फिर अनुरोध है कि आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों के बीच में इसे साझा करें, और हमें इस कार्यक्रम को एक गति प्रदान करें, अपनी टिप्पणी भी जरूर करें। तो अभी के लिए तो इतना ही, धन्यवाद।